बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द लाहौर गैरिजन जूनियर एंड अपर स्कूल एंड वेलकम टू 9th बायोलॉजी क्लास। 9th बायोलॉजी बेटा चैप्टर नंबर आपके पास 8, पेज नंबर है 141 और जो टॉपिक बेटा हमने डिस्कस करना है वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड दी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने इनकी डेफिनेशंस देखी थी कि आपके पास जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी को लेस अमाउंट में रिक्वायर होते हैं और जो मैक्रो होते हैं वो बॉडी को लार्ज अमाउंट में रिक्वायर होते हैं। ठीक है, पहले बेटा देखते हैं यहाँ पे मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में पहले मैक्रो डिस्कस किए हुए हैं तो मैं भी बेटा पहले आपको मैक्रो मॉलिक्यूल्स ही डिस्कस करवाऊँगा। चलें, मैक्रो मॉलिक्यूल्स की सिंपलेस्ट पहले डेफिनेशन आ गई। दीज आर दी न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्जर क्वांटिटीज फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। अब कौन कौन से थे ज़रा याद करें तो बेटा इनमें से जो 4 हैं वो यहाँ पे बेटा डिस्कस किए गए हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। पहला है फॉस्फोरस। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और अलग अलग ये जो सारे के सारे हैं ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ फॉस्फोरस इन प्लांट्स। ठीक है, तो ये व्हाट इज़ द रोल ऑफ पोटासियम, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सल्फर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कैल्शियम। ये एमसीक्यूज में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जो पहला आपके पास वो है फॉस्फोरस। अब देखते हैं कि जो फॉस्फोरस है ये प्लांट के लिए किस तरह से इम्पॉर्टेंट है। तो बेटा ये जो फॉस्फोरस है कंपोनेंट ऑफ एटीपी, न्यूक्लिक एसिड एंड कोएंजाइम। अब ये जो आपके पास फॉस्फोरस है ये डिफरेंट जो कंपोनेंट है किसका, कंपोनेंट ऑफ एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो आपके पास सेल एनर्जी करेंसी है। उसके अलावा बेटा आपको पता है कि जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए उसमें भी जो आपके पास एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक है, वो वहाँ पे भी जो आपके पास फॉस्फोरस प्रेजेंट है। इसके अलावा कोएंजाइम नेसेसरी फॉर ये जो डिफरेंट टाइप के कोएंजाइम्स हैं उनमें भी ये जो फॉस्फोरस है ये क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। ज़रा याद करें कि कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या डिफरेंस था। चलें, कंपोनेंट ऑफ एटीपी, न्यूक्लिक एसिड, कोएंजाइम। इसके अलावा बेटा नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन, फोटोसिंथेसिस एंड प्रोटीन फॉर्मेशन। इसके अलावा बेटा ये जो है नेसेसरी ज़रूरी है किसके लिए, नेसेसरी फॉर सीड फॉर्मेशन। मतलब कि अगर प्लांट को प्रॉपर वे में फॉस्फोरस ना दी जाए, अगर प्लांट को प्रॉपर वे में फास्फोरस ना दी जाए तो उसमें जो सीड प्रोडक्शन है, जो बीज बनने का अमल है वो नहीं होगा। इसी तरह से इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में भी बेटा जो फास्फोरस है वो क्या है, ज़रूरी होती है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। फोटोसिंथेसिस एंड प्रोटीन फॉर्मेशन। कुछ बेटा आपके पास ऐसी प्रोटीन हैं, सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन। तो बेटा ये आप सारे जो स्टेप्स हैं, ये सारे जो इसके फंक्शन हैं ये आप स्टेप बाय स्टेप भी लिख सकते हैं पॉइंट्स बना के। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एटीपी, न्यूक्लिक एसिड एंड द कोएंजाइम। देन इट इज नेसेसरी फॉर द सीड फॉर्मेशन इन प्लांट्स। Then it is required for the photosynthesis and it is also required for the proper formation of the proteins। ठीक है, तो ये बेटा 4-5 जो इम्पोर्टेंट रोल्स हैं फास्फोरस के वो आपकी बुक में डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट है आपके पास पोटेशियम। बेटा कुछ स्टूडेंट्स जो हैं मैक्रो को माइक्रो के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। पहले तो आपने इनको समझना ये है क्या, फिर इनको आपने एक दूसरे में मिक्स नहीं करना कि मैक्रो की जगह आप माइक्रो लिख दें और माइक्रो की जगह आप मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के नाम लिख दें। ये सेकंड वन है आपके पास वो है पोटेशियम। अब ये जो पोटेशियम है ये प्लांट के लिए क्यों ज़रूरी है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट, बिकॉज इट रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। ये क्या करता है, रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये जो आपके पास स्टोमेटा जो स्मॉल पोर्स होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, उनके थ्रू जो वाटर की और जो डिफरेंट गैसेज हैं उनकी जो मूवमेंट होती है
उन जो पोर्स की ओपनिंग और क्लोजिंग है उसको कौन कंट्रोल करता है? पोटेशियम लेवल कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके अलावा रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम द लीव, रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम द लीव्स, मतलब लीव्स में से जो वाटर लॉस, अब देखें अगर तो ये जो पोर्स हैं ये ओपन ही रहेंगे, ठीक है, तो जो वाटर लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो जो पोटेशियम है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द प्लांट वो क्या करता है, इनको जो पोर्स हैं उनकी ओपनिंग और उनकी क्लोजिंग को क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्लियर हो गया? चलें, थर्ड वन है आपके पास सल्फर। थर्ड वन आ रहा है आपके पास सल्फर की। अगर हम बात करें कि सल्फर प्लांट के लिए क्यों ज़रूरी है या ये क्या क्या रोल प्ले करता है, तो बेटा उसमें जो आपके पास ये कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, विटामिन्स एंड एंजाइम, ये आपके पास किस किस का कंपोनेंट है? कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स, डिफरेंट जो प्रोटीन्स हैं उनमें जो सल्फर है वो पाया जाता है। इसके अलावा प्रोटीन्स के अलावा विटामिन्स एंड एंजाइम्स, जो विटामिन्स हैं जो एक मेजर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन फूड का, विटामिन्स एंड एंजाइम्स, जो डिफरेंट एंजाइम्स हैं उनमें भी क्या प्रेजेंट होता है? सल्फर प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया? चलें, जो लास्ट वन है आपकी बुक में डिस्कस किया गया मैक्रो न्यूट्रिएंट्स 4 नंबर पे बेटा, वो है आपके पास कैल्शियम, ठीक है। अगर अब हम कैल्शियम की देखें कि कैल्शियम की प्लांट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, तो बेटा उसमें सबसे पहले है एक्टिवेट एंजाइम, ठीक है, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल। हाँ, अब ये जो कैल्शियम है ये क्या करता है? एक्टिवेट एंजाइम, एंड इन एक्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करता है, ये एक्टिवेट एंजाइम को एक्टिवेट करता है। उसके अलावा क्या है जिसकी इंपॉर्टेंस? इट इज़ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, ये सेल वॉल बनाने में भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल का भी जो इम्पोर्टेंट ये कंपोनेंट है। इसके अलावा क्या जी? इन्फ्लुएंस वाटर मूवमेंट इन सेल, मतलब कि वाटर जो मूवमेंट है सेल में उसको भी क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है, उस पर इफेक्ट रखता है। इन्फ्लुएंस वाटर मूवमेंट। क्लियर हो गया? चलें जी, ये 3 पॉइंट्स हैं कैल्शियम के हवाले से कि ये एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, मतलब सेल वॉल को बनाने में जो है इसका रोल है। इसके अलावा ये जो डिफरेंट एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए भी ये कैल्शियम क्या करता है? अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी तरह से इसके अलावा जो वाटर मूवमेंट है प्लांट में उसको भी ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्लियर हो गया? बेटा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, और शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ पोटेशियम फॉर दी प्रॉपर न्यूट्रिशन ऑफ दी प्लांट्स, ठीक है। तो इसे आपने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से प्रिपेयर करना है। चलें, अब नेक्स्ट आते हैं आपके पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को लेस अमाउंट में रिक्वायर होते हैं, इसलिए फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। चलें जी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में देखें तो सबसे पहला जो बेटा यहाँ पे डिस्कस किया गया है वो है आयरन, ठीक है। अब अगर हम देखें आयरन की क्या इंपॉर्टेंस है, तो आयरन बेटा जो है नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, एक्टिवेट मैनी एंजाइम। एक तो ये फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। दूसरा क्या करता है, ये एक्टिवेट एंजाइम, एक्टिवेट मतलब एंजाइम को एक्टिवेट करने में भी जो आयरन है वो क्या करता है, अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। चलें, दो ही इसके फंक्शन लिखे हुए हैं, एक तो ये फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, दूसरा बेटा कि ये डिफरेंट जो एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट है आपके पास मोलिब्डेनम, ठीक है।
मोलिब्डेनम है ये किसके लिए रिक्वायर्ड होता है? कंपोनेंट ऑफ द एंजाइम दैट रिड्यूसेस नाइट्रेट्स टू अमोनिया। कौन से एंजाइम का कंपोनेंट होता है ये? कंपोनेंट ऑफ एंजाइम जो क्या करता है? एंजाइम दैट reduces nitrates to ammonia, that reduces nitrates to ammonia। मतलब कि ऐसे एंजाइम जो नाइट्रेट्स को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं उनमें जो मोलिब्डेनम है वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एंजाइम का। चलें, इसके अलावा बेटा इम्पॉर्टेंट इन बिल्डिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स, मतलब कि अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट इन बिल्डिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स को बनाने में भी क्या करता है? अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलें, नेक्स्ट जो थर्ड है आपके पास, थर्ड है बोरॉन। थर्ड वन जो है वो है बेटा आपके पास बोरॉन। अब ये जो बोरॉन है ये क्यों इम्पोर्टेंट है प्लांट्स के लिए? शुगर ट्रांसपोर्ट, सेल डिवीजन एंड सिंथेसाइजिंग सर्टन एंजाइम। इम्पोर्टेंट किस किस फंक्शन में ये इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट इन शुगर ट्रांसपोर्ट, नॉन बॉडी में जो शुगर है उसकी ट्रांसपोर्ट के लिए शुगर ट्रांसपोर्ट, सेल साइकिल में भी इम्पोर्टेंट है, और उसके अलावा इन द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट एंजाइम, द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स, जो डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हैं उनको बनाने में भी ये जो बोरॉन है ये क्या होता है? यूज़ होता है। चलें, इसके अलावा नेक्स्ट जो है आपके पास 4 नंबर पे वो है कॉपर। ठीक है, अब कॉपर की अगर हम बात करें तो जो कॉपर है कंपोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम, ये क्या है? कंपोनेंट ऑफ सेवरल, मतलब ये भी एंजाइम का क्या है? कंपोनेंट है। सिंपल सा यही इसका एक फंक्शन है। इसके अलावा 5 नंबर पे बात करें तो आ रहा है आपके पास मैग्नीशियम। 5 नंबर पे है मैग्नीशियम। तो अगर मैग्नीशियम को देखें तो मैग्नीशियम का जो क्या रोल है प्लांट के लिए, तो बेटा ये है इन्वॉल्व इन एंजाइम एक्टिविटी फॉर फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। एंजाइम एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, एंजाइम को उनका प्रॉपर फंक्शन करवाने के लिए इन्वॉल्व इन एंजाइम एक्टिविटी। किन किन प्रोसेस में? एक्टिविटी इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन को तो बेटा अभी पिछले लेक्चर में जो है पिछले चैप्टर में आप डिटेल में डिस्कस करके आए हो। एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, इन सब के लिए ये क्या है? ज़रूरी है। मैग्नीशियम की इंपॉर्टेंस बेटा बहुत ज़्यादा है। चलें, इसके अलावा जो नेक्स्ट है आपके पास 6 नंबर पे जो डिस्कस किया गया है वो है जिंक। जिंक इसलिए रिक्वायर्ड होता है इन लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम। बेटा मैं यहीं पे लिख रहा हूँ आपके पास जो 6 पॉइंट है जो वो है जिंक का। ठीक है, जिंक क्यों ज़रूरी होता है? फॉर डिफरेंट एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स की प्रोडक्शन के लिए ये क्या होता है? ज़रूरी होता है। 7 पॉइंट पे बेटा जो डिस्कस किया गया है वो है क्लोरीन ऑस्मोसिस ऑफ वाटर, और जो लास्ट है आपके पास वो है निकल। पहले क्लोरीन, ये किस में इन्वॉल्व होता है? ऑस्मोसिस ऑफ वाटर। ठीक है, अब ऑस्मोसिस को, डिफ्यूजन को आप चैप्टर नंबर 4 में डिटेल में डिस्कस करके आए हो कि अगर हम बात करें कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स का अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करना वो क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस। अब 8 पे आपके पास निकल। अभी जो निकल एलिमेंट है ये किस लिए आपके पास ज़रूरी है? रिक्वायर्ड इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, रिक्वायर्ड इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म।
ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए बेटा जी क्या होता है, रिक्वायर होता है और ये ज़रूरी होता है। क्लियर हो गया। चलें, ये बेटा आ गए आपके पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से, आयरन, मोलिब्डेनम, बोरॉन, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, क्लोरीन एंड दी निकल। ये बेटा सारे के सारे मैंने आपको बताया, वन बाय वन जो है हमने सारे के सारे डिस्कस भी कर लिए हैं और इनके जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं वो भी हमने देख लिए हैं। चलें, नेक्स्ट है बेटा आपके पास रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। ठीक है, अगर हम इनके रोल को भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बेटा ये भी अक्सर आ जाता होता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड द मैग्नीशियम। एक तो हमने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है, कि जो मैग्नीशियम का रोल क्या क्या होता है। अब उसके अलावा भी इसके कुछ फंक्शन हैं वो भी हम यहाँ पे अलग से देखते हैं। रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। चलें, तो बेटा आपके पास जो पहली बात तो आप MCQ के लिए याद रखें कि जो प्लांट्स हैं गेट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। ठीक है, कि जो प्लांट्स हैं वो किस फॉर्म में नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं बेटा, वो नाइट्रेट्स की फॉर्म में जो नाइट्रोजन है उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब ये नाइट्रोजन है ये कहाँ पाया जाता है, इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स, हार्मोन्स, क्लोरोफिल, विटामिन्स एंड द एंजाइम्स एसेंशियल फॉर द प्लांट लाइफ। मतलब ये जो नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स, मतलब प्रोटीन्स बनाने में, हार्मोन्स बनाने में, ठीक है, और हार्मोन्स के अलावा बेटा डिफरेंट टाइप के जो विटामिन्स हैं उनकी सिंथेसिस के लिए भी ये जो नाइट्रोजन है ये ज़रूरी है। इसके अलावा जो डिफरेंट एंजाइम्स हैं उनको बनाने में भी और उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग में भी नाइट्रोजन क्या है, इम्पॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। चलें, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इज़ मेजर फैक्टर इन स्टेम एंड लीफ ग्रोथ। ये बात बेटा इम्पॉर्टेंट है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म किसके लिए वो ज़रूरी है, इज़ अ मेजर फैक्टर इन स्टेम एंड लीफ ग्रोथ, इज़ मेजर फैक्टर किसके लिए, इन स्टेम एंड लीफ ग्रोथ। ठीक है, कि अगर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, नाइट्रोजन मेटाबोलाइज नहीं होगी, ठीक है, तो जो स्टेम की और जो लीफ की ग्रोथ है वो नहीं होगी। अब अगर बहुत ज़्यादा जो है आपके पास नाइट्रोजन हो जाए, टू मच नाइट्रोजन कैन डिले फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। ठीक है, अब टू मच बहुत ज़्यादा जो नाइट्रोजन है अगर वो हो जाए तो उसका नतीजा क्या निकलेगा आपके पास, डिले फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, डिले फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। के मतलब फ्लावरिंग होता है बेटा फूलों का बनना और फ्रूटिंग फ्रूट्स का बनना। अगर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन हो जाएगी प्लांट में या तो क्या होगा कि उसकी जो फ्लावरिंग है वो उसके टाइम पे नहीं होगी, वो डिले हो जाएगी, मतलब टाइम उससे ज़्यादा लगेगा नॉर्मल टाइम से। ठीक है, अब दूसरी तरफ आती है आपके पास डेफिशिएंसी। एक तो आ गई आपके पास उसकी एक्सेस, दूसरी तरफ आ गई डेफिशिएंसी। मतलब अगर कम हो या ना हो तो फिर क्या होगा, डेफिशिएंसीज ऑफ नाइट्रोजन कैन रिड्यूस यील्ड, कॉज येलोइंग ऑफ लीफ। क्या हो जाएगी, जो यील्ड है आपके पास रिड्यूस, जो प्रोडक्शन है जो पैदावार है वो कम हो जाएगी, और उसके अलावा क्या होगा आपके पास जो है येलोइंग ऑफ लीफ, येलोइंग ऑफ लीव्स, जो लीव्स हैं वो क्या हो जाएंगे, उनका कलर येलो हो जाएगा। एंड स्टंट ग्रोथ, जो उसकी बेटा ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, स्टंट ग्रोथ, यहाँ तो वो रुक जाएगी, यहाँ बहुत क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। सो इस तरह से बेटा जो नाइट्रोजन है वो इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, डिफरेंट प्लांट्स के लिए। साथ ही बेटा मैग्नीशियम का जो पार्ट है वो इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जो मैग्नीशियम है वो किस तरह से प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही बेटा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।